हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? देखो, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में अगर आप मेटल्स को रखते हो तो वो जो इन्वायरमेंट में एयर होती है और वाटर होता है उसके साथ रिएक्ट करके कुछ अनडिज़ायरेबल कंपाउंड्स बना देते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। तो हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान होता है देश को इस कोरोजन की वजह से। तो हम कोरोजन की फिर डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द कोरोजन इज अ प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ अ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विथ एयर और वाटर सराउंडिंग इट। समझ में आ गया इतना? कुछ इसमें हार्ड नहीं है। और हर मेटल को इन्वायरमेंट अटैक करता है एक्सेप्ट दीज थ्री, क्योंकि ये लीस्ट एक्टिव मेटल्स होते हैं, रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट होते हैं। ओके, अब देखो एग्जांपल्स देखो कोरोजन के। सिल्वर टर्निसेस, मतलब सिल्वर का जब कोरोजन होता है तो वो मटमैला हो जाता है। कॉपर डेवलप्स अ ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग आ जाती है कॉपर पे। लेड और स्टेनलेस स्टील लॉस दियर लस्टर ड्यू टू कोरोजन। ये हो गया। अब देखो आयरन के केस में जो कोरोजन होता है उसको हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक, उस पर रस्ट लग जाता है तो प्रोसेस रस्टिंग कहलाती है। और जो रस्ट होता है, जंक होता है, वो होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 XH2O। ये एक्स कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक, तो अब हम मैकेनिज्म देखते हैं रस्टिंग का। तो देखो, जो फिनोमिना है कोरोजन का उसको इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। तो देखो कैसे। ये मेटल है, इसके ऊपर ये वाटर ड्रॉप है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह अब काम करेगा। ये इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहती है। तो देखो, जो ये वाटर ड्रॉप है इसमें डिज़ोल्व है O2 प्लस CO2 प्लस अदर इम्प्योरिटीज़, वो भी होंगी। अब देखो, इस वाटर ड्रॉप में जो ये वाटर है इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? वाटर प्लस CO2। ये क्या होगा? वाटर प्लस CO2 क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा इसमें। ठीक, और जो O2 होता है वो बाद में रिएक्ट करता है, तो ये आगे दिखाऊंगा। अब देखो, सपोज ये मेटल है Fe है, आयरन है। अब आयरन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मेटल पे लूज कर देता है और खुद सॉल्यूशन में Fe2 पॉजिटिव बन के चले जाता है। Fe2 पॉजिटिव बन के ये चले गया। ठीक, अब क्या होता है? देखो, ये मेटल सरफेस है और ये वाटर है। इलेक्ट्रॉन्स मूव तो करेंगे, ये दोनों क्या हैं? कंडक्टर हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ मूव करते हैं, तो वो तो बात की बात हो गई। अब देखो, सबसे पहले क्या हुआ? Fe गया यहाँ 2 पॉजिटिव बन के और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लूज़ किए। तो इसका मतलब, इसका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लूज़ करना, इसका मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है ना। तो Fe का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हुआ? एनोड हुआ। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हुई? एनोड पे क्या हुआ? Fe ने Fe2 पॉजिटिव बन के ये सॉल्यूशन में गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए मेटल पे। अब देखो कैथोड पे क्या होता है। सबसे पहले हम आयंस देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे माना जाता है या तो H2O से हमें H पॉजिटिव मिलेगा, या तो CO2 और H2O आपस में रिएक्ट करके H पॉजिटिव प्लस आपका HCO3 नेगेटिव ये बना लेते हैं। तो इन दोनों में से एक रिएक्शन से हमें H पॉजिटिव मिलता है। ठीक, तो H पॉजिटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, पर माना जाता है इन दोनों में से एक से मिलेगा। तो ये मैं मिटा देता हूँ, आप लिख लेना। तो H पॉजिटिव मिला, इसको एनोड से इलेक्ट्रॉन्स मिले तो ये मिला, और H एटम में ये चेंज हो गया। अब ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है, तो ये O2 के साथ फिर रिएक्ट करेगा जो डिज़ोल्व है उस वाटर में, तो ये हो गया H2O बना देगा। अब देखो O कितना है? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ओनली यहाँ पे 1 है, तो फिर यहाँ भी हम 2 कर देते हैं। अब हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ, तो यहाँ भी हम 4 कर लेते हैं। ये समझ में आ गया। अब देखो कैथोड पे ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं हम। क्या था हमारे पास? देखो यहाँ 4H है ना, तो इसको ही 4 बनाना पड़ेगा। 4, फिर यहाँ भी 4, फिर यहाँ भी 4, तो ओवरऑल क्या होगी? देखो
4H पॉजिटिव सॉल्यूशन से मिले थे। एक्स्ट्रा क्या हमने मतलब उसके साथ एक्स्ट्रा क्या रिएक्ट किया, O2 रिएक्ट किया, प्लस उसने 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन किए, तो हमें क्या मिला, ये मिला 2H2O। ठीक, तो मैं ओवरऑल रिएक्शन लिख दूं, चलो लिख लेता हूँ इसको साफ करके। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई, 4H पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2H2O, ये हो गया। तो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, सेल रिएक्शन। देखो ये मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए दोनों जगह, तो यहाँ भी हमें फिर इंटू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4 है ना, तो यहाँ भी ऊपर वाली में भी 4 करने पड़ेंगे, तो इंटू 2। अब देखो तो 2Fe हो गया, मतलब रिएक्टेंट्स दोनों रिएक्शंस के प्लस कर दो और प्रोडक्ट्स भी प्लस कर दो, तो 2Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स दिए और इसने 4 लिए, तो बात बराबर हो गई। ठीक, और फिर ये इक्वल टू हो गया 2Fe 2 पॉजिटिव, तो 2Fe 2 पॉजिटिव प्लस 2H2O, तो ये ओवरऑल हमारी सेल रिएक्शन हो गई। एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के हिसाब से, -0.44 वोल्ट इतना है, और कैथोड का कितना होगा, ये तो कई बार पढ़ाया है, 0.23 वोल्ट। तो सेल पोटेंशियल कितना होगा फिर ओवरऑल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वो हमें मिल जाएगा ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये होगा 1.67 वोल्ट। ये समझ में आया। अब देखो ये Fe2 पॉजिटिव है, फेरस आयन है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, तो वही क्या होता है फिर रस्ट होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो देखो कैसे होता है, 2Fe2 पॉजिटिव प्लस O2 प्लस 4H2O, ये बना देता है Fe2O3 2Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव। ठीक, तो ये क्या है फेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Fe का कितना है +3 है। तो अब फर्दर क्या होता है, ये हाइड्रेशन हो जाता है, इसका हाइड्रेटेड हो जाता है ये Fe2O3 प्लस XH2O मिलके ये कंपाउंड बना देते हैं जो कि रस्ट होता है हमारे पास Fe2O3 इंटू XH2O, तो ये हमारे पास रस्ट होता है। आगे देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन से मेटल्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो हम देखते हैं। इन चारों को एक एक लाइन में समझा देता हूँ। फर्स्ट है बैरियर प्रोटेक्शन। तो मेटल और इन्वायरमेंट का जो कांटेक्ट है उसको ख़त्म कर देते हैं। कैसे, कुछ बैरियर लगा के उसके सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे, जैसे कि पेंट लगा लो, केमिकल्स कुछ यूज़ कर लो, जैसे बिस्फिनॉल होता है, या थिन फिल्म ऑफ ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। ठीक, तो ये बैरियर प्रोटेक्शन में आ गया। सेकेंड है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई जो हाई रिएक्टिव है उस मेटल से, जैसे ये आयरन है, इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं या जिंक कार्बोनेट की कोटिंग कर लेते हैं। जनरली हम जिंक कार्बोनेट की कोटिंग करते हैं क्योंकि वो इनविजिबल होता है और जो लस्टर होता है फिर वो बना रहता है, या जो लस्टर होता है मेटल का वो हम साफ साफ देख सकते हैं, तो इसलिए हम जिंक कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। तो जिंक ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मतलब ज़्यादा आसानी से उसका ऑक्सीडेशन होता है। किसका, जिंक का। किससे, आयरन से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो जितने नीचे होगा उसका ऑक्सीडेशन उतना जल्दी होता है, आपको पता है, उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है जितने नीचे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होगा, तो उसकी कोटिंग हम कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया। अब देखो जो हम जिंक की कोटिंग करते हैं ना आयरन के ऊपर, तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। थर्ड देखो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। तो देखो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे अंडरग्राउंड जो वाटर सप्लाई होता है या कुछ भी होता है, चाहे गैस सप्लाई होता है, तो जो पाइप्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं,
तो वो वाटर के कांटेक्ट में रहते ही हैं, तो वो आसानी से रस्टिंग हो सकती है उनमें। तो हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम हो गया या कोई और मेटल हो गया जो उससे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन्स ये आयरन ना दे के ये हमारा दूसरा मेटल देता है जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये फिर इधर इसके सरफेस पे जो वाटर है वो लेगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ऐसे हम अंडरग्राउंड जो हमारे पाइप्स होते हैं उनको हम रस्टिंग से बचा सकते हैं। थर्ड है यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। तो एंटी रस्ट सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें हम जो आयरन होता है या जो भी मेटल होता है उसको डिप करते हैं, तो हम फिर कोरोजन से उस मेटल को बचा सकते हैं। तो जैसे एल्कलाइन फॉस्फेट्स होते हैं या क्रोमेट्स होते हैं, तो क्योंकि उनका अल्कलाइन नेचर होता है, तो मतलब उनके एल्कलाइन नेचर होने के कारण वो H पॉजिटिव को रिमूव कर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट से। तो इस कारण क्या होता है, कैथोड पे रिएक्शन होती नहीं है, तो फिर हम रस्टिंग से जो हमारा आयरन है उसको बचा सकते हैं। तो ये फोर्थ हो गया। तो आगे समझ में, तो ठीक है, थैंक यू।